डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रैक्टिसेस इन ओटी एंड हॉस्पिटल सेटिंग रिगार्डिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे हो ओटी में और हॉस्पिटल सेटिंग्स में, आज उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके की टॉपिक्स हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, हैंड हाइजीन, सर्जिकल एयर सेप्सिस, ओटी जोनिंग एंड ट्रैफिक, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, HAI prevention and surveillance and audit. First of all, introduction, the burden of healthcare associated infections. 1 in 10 patient requires hospital acquired infection during hospital stay. 4.1 billion hospital acquired infection episodes annually across Europe alone. 37,000 plus deaths attributed in HAI each year in Europe, European Union, and 70% of HAI are considered preventable. So what are HIAs? Healthcare associated infection, जो भी हॉस्पिटल से या हेल्थ केयर प्लेसेस हैं वहाँ से कोई जो इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड या एसोसिएटेड इन्फेक्शंस are infections that patients develop during the course of receiving healthcare treatment and were not present at the time of admission. They represent one of the most significant threats to patient safety worldwide. एडमिशन नहीं था लेकिन काम से गया और उसके बाद वहाँ से इन्फेक्शन लेके आया और वो वहाँ से और लोगों को भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमन HAIs टाइप सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, most common in OT, central line associated blood stream infection, catheter associated, ventilator associated, and clostridoids difficile catheter infections. ये मोस्ट कॉमन जो है सेंट्रल लाइन, कैपिटल और वेंटिलेटर, ये चार्ज तो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में द फाउंडेशन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन फॉर ऑल पेशेंट इन ऑल सेटिंग्स करना चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स करना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीनिंग करना चाहिए, सेफ वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ इक्विपमेंट जरूर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड हाइजीन, द कॉर्नरस्टोन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन। यूज 5 मोमेंट फॉर हैंड हाइजीन बिफोर पेशेंट कॉन्टेक्ट, कोई भी पेशेंट पहले लेना है तो उससे पहले, फिर बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर करिए, आफ्टर बॉडी जब कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो तब भी करें, आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट, आफ्टर टचिंग पेशेंट। वेट हैंड्स अंडर रनिंग वाटर कैसे करना है? वेट हैंड्स अंडर रनिंग वाटर, अप्लाई एनफ सोप टू कवर ऑल सर्फेसेस, रब पाम टू पाम बैक टू ऑफ हैंड्स बिटवीन फिंगर्स। एक प्रॉपर्ली जो हैंड हाइजीन मेंटेन होती है उसको करना है। इंटरलॉक फिंगर्स, थम्स एंड फिंगर टिप्स, rinse thoroughly, rub until dry, dry with single use towel, turn off tap with towel। ठीक है, अब फिर ये नहीं कि सारा धुलने के बाद हाथ से छू लिया, ये नहीं करना है। सो टॉवल से इसको करना है, हाथ को अपने या फिर डॉक्टर्स होते हैं अपने एल्बो से करते हैं। ठीक है, वॉश योर हैंड प्रॉपर्ली अप टू हियर बिफोर यू क्लोज इट ऑन दिस, सो डोंट यूज दिस पर्टिकुलर। सबको पता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अक्सर हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ डॉनिंग एंड ड्रॉपिंग एंड डिस्पोजल, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा बातें इसको बता देंगे। कैसे पहनना है और कैसे निकालना है उसका भी एक प्रोसीजर होता है। इनकरेक्ट PPE सिलेक्शन और डॉपिंग टेक्निक कैन नेगेट ऑल प्रोटेक्शन एंड बिकम अ सोर्स ऑफ सेल्फ कंटामिनेशन। याद रखिए, तो निकालने का, पहनने का और निकालने का। पहनने में तो चलिए एक बार आपने मेंटेन किया, बट निकालते समय बहुत केयरफुली आपको एक एक चीज़ निकालना है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईली इन्फेक्शस एरिया है, जो पार्ट है उसको पहले हटाना है और लेस वाला बाद में, और पहले पहनने वाले में उल्टा प्रोसेस, सेम इसका रिवर्स प्रोसेस। तो इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज ग्लव्स, कॉन्टैक्ट विद ब्लड और ब्लडी फ्लूइड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉन इनटेक स्किन चेंज बिटवीन पेशेंट्स, नेवर वॉश एंड रीयूज। इसको फिर पहले, फिर एप्रन, फिर सर्जिकल मास्क, फिर आई फेस, फिर PP, ये इस तरीके से क्रम से निकालना है। रूटीन एग्जामिनेशन में, आई इंसर्शन या वुंड केयर में, सर्जिकल प्रोसीजर्स या आइसोलेशन रूम्स या हाई फ्लो टास्क में एप्रन पहनना है। सर्जिकल मास्क प्रोसीजर्स जनरेटिंग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जब भी सर्जिकल कोई प्रोसीजर, वैसा प्रोसीजर हो जिसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का एड्रेस को तो जरूर वेन टू यूज आई या फेस के लिए सर्जरी जो अगर कोई हो, सक्शनिंग हो, ब्रोंकोस्कोपी हो या डेंटल प्रोसीजर हो,
प्रिंसिपल क्या होगा, ओनली स्टेराइल आइटम्स कॉन्टैक्ट द स्टेराइल फील्ड। याद रखिएगा, स्टेराइल से स्टेराइल ही टच करना है। स्टेराइल पर्सन्स मस्ट रिमेन इन स्टेराइल जोन। जो स्टेराइल है वो स्टेराइल जोन में नहीं रहेगा। ये नहीं कि जो सर्जरी करा रहा बोले साहब वो कैंची छूट गए बोले ले आ जाए उधर से, you have become, अगर if you move from that place you are unsterile, you are not used to go, leave this place. Movement around the sterile field must not contaminate it. Sterile field is established as close to procedure time as possible. तो sterile field जो establish होनी चाहिए जितना procedure जहाँ पे हो रहा होगा पूरा sterile नहीं होता है। Any item of doubtful sterility is considered non-sterile. अगर doubtful है कोई भी चीज़ की ये है कि नहीं है तो उसका sterile ही मानना चाहिए, हो चाहे ना हो। नेक्स्ट इज द स्टेराइल फील्ड इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड एंड मेंटेन्ड। और इसका मॉनिटरिंग भी होना है। बाकी जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो असेस करते रहते हैं कि बाहर से कोई इसमें इंटरवीन ना करे या कोई चीज़ इधर उधर अगर हो गई है तो उसको सर्जिकल प्रोसीजर में इन्वॉल्व ना करें। नेक्स्ट इज स्टेराइल पैकिंग इज इंस्पेक्टेड बिफोर ओपनिंग। और जब भी कोई नया पैक खोल रहे हैं ये जरूर देख लें कि कहीं से कोई ओपन तो नहीं है या डाउटफुल तो नहीं है। डाउटफुल है प्रोसेस करिए, अगर जरा सा भी डाउट है तो पूरा सेट हटाइए, नया सेट लाइए। कभी नहीं ये नहीं कि सब कर लीजिए। हाँ when you have started this you can get in big trouble at all. When it is being contaminated the whole surgery will waste. So the challenge will be in OP कि हाँ भाई OP में दिया गया किसने किया क्या कैसे था वो सारा चीज़ का असेसमेंट। फिर इन्फेक्शन से बहुत सारा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पेशेंट हो सकता है मल्टी ऑर्गन फेलियर पे चला जाए, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। So be careful with this. So pre-scrub preparations, surgical hand scrub, trying with sterile towel, gowning and gloving, ये सारा सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। OT zoning एंड ट्रैफिक कंट्रोल में ये तीन चीजें याद रखिएगा बेटा। कंट्रोलिंग मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेराइल एनवायरनमेंट। कंट्रोलिंग इसीलिए होती है मूवमेंट की कि स्टेराइल जोन को मेंटेन रखा जाए। ऐसा ना हो कि कोई बाहर से आया और सीधे अंदर OT में आ गया। नो, स्टेप बाय स्टेप जोन बटे होते हैं। तो जोन 1 क्या होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। ये क्या होता है, रिसेप्शन, वेटिंग एरियाज, चेंज रूम, आउटडोर क्लॉथिंग परमिटेड जहाँ पे होती है। ठीक है, ये स्टाफ चेंजिंग रूम होता है, पेशेंट का रिसेप्शन होता है और एडमिन एरिया होता है। ये जोन 1 में आता है। जोन 2 में सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब आधा रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कॉरिडोर्स का जो एरिया होगा, जो बीच का कॉरिडोर होता है, सप्लाई एरिया जहाँ से सप्लाई होती है, सर्जिकल अटैच जहाँ से सर्जिकल चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एंड हेयर कवर रिक्वायर्ड। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके जोन 2 में आएंगे सेमी रेस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या है, इक्विपमेंट का स्टोरेज, कॉरिडोर्स और टू OT और स्क्रब सीट्स जहाँ से आप हैंड वॉश करते हैं वो आपका जोन 2 में आता है। ध्यान रखिएगा सेमी रेस्ट्रिक्टेड। नाउ जोन 3 इट इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, ऑपरेटिंग थिएटर रूम्स, the scrub areas, full surgical attack, mask everything। ठीक, इसमें ऑपरेटिंग थिएटर आपका हो गया, स्क्रब एरिया हो गया और स्टेराइल सप्लाई रूम हो गया। ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, फिर है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। स्पॉलिंग क्लासिफिकेशन एंड क्रॉसिंग स्टैंडर्ड्स। स्पॉलिंग्स का क्लासिफिकेशन है मेडिकल डिवाइस के रीक्रॉसिंग के लिए। क्रिटिकल आइटम्स जो होते हैं वो हाई रिस्क के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट्स, बायोप्सी फॉर्सेप्स, कार्डियक कैथेटर्स, ये सारे क्रिटिकल आइटम्स का हैं। इसकी नॉर्मली क्रॉसिंग के लिए स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव या हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा से स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। सेमी ये आप रिटर्न भी लीजिएगा, रिटर्न में भी होना चाहिए और रिटर्न भी होना चाहिए। सेमी क्रिटिकल आइटम्स में इसका रिस्क मीडियम होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, लारिंगोस्कोप, GI एंडोस्कोप या सिस्टोस्कोप। ठीक है, इसकी रीक्रॉसिंग जो होती है हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है, याद रखिएगा। और ये मिनिमम इसमें किया जाता है, ग्लूटाराइड और पैरासिटिक एसिड यूज किया जाता है। फिर नॉन क्रिटिकल आइटम्स, ये एक तरीके से इसमें काफ़ी रिस्क लो होता है। इसके एग्जाम्पल्स है ब्लड प्रेशर जो कफ होता है, स्टेथोस्कोप होता है, ECG इलेक्ट्रोड्स होते हैं या बेड बैंड्स होते हैं। ये सारे जो हैं नॉन क्रिटिकल आइटम्स आते हैं। इसकी रीक्रॉसिंग रिक्वायरमेंट में लो या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे अल्कोहल है, क्लोरीन कंपाउंड्स है या क्वाटरनरी अमोनियम। कुल मिला के सबसे मेजर ध्यान यहाँ रखना है कि जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं ये
ये सारे क्रिटिकल आइटम्स में आते हैं। ठीक, सेमी में रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, लेरिंगोस्कोप, ये सारी चीज़ें। नॉन क्रिटिकल्स में ये सारी चीज़ें। प्रोसेसिंग में मेजर प्रोसेस जो होता है क्रिटिकल के लिए स्टेरिलाइजेशन, जिसमें आपको क्लीनिंग, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसमें 3 स्टेज होती है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद 3 स्टेज हो गई। पहले क्या है, आइडेंटिफाई एंड ऑप्टिमाइज पेशेंट रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर प्रिस्क्राइब प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स 30 to 60 मिनट बिफोर इंसिजन। जब भी कभी सर्जरी हो रही होती है बेटा, तो उससे 1 घंटे पहले पेशेंट को एक शॉट एंटीबायोटिक का सेफ साइड दे दिया जाता है। अवॉइड शेविंग, यूज क्लीपर्स इफ हेयर रिमूवल नीडेड, shower patient with antiseptic skin preparation and screen and manage MRSA colonization. That is called methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA. इंट्राऑपरेटिव में मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक थ्रू आउट, मेंटेन करना है, ये मेन है, ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द कोर्स। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक थ्रू आउट, कंट्रोल होगी टेम्परेचर 18 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी 45 to 65 डिग्री, ठीक है। मिनिमाइज थिएटर ट्रैफिक ड्यूरिंग क्रिटिकल फेज, ये नहीं कि बार बार आना जाना लगा हुआ है। जब कोई क्रिटिकल चल रहा है मामला, अब कोई बार बार आता है, एक तो उससे अटेंशन भी ड्रॉ होता है, फिर आपकी ओटी एक तरीके से प्रॉन होती है इन्फेक्शन के लिए, तो ये नहीं अलाउ करना है। तीसरी चीज़, अटेंशन ड्रॉ होने से कोई भी आपसे ब्लंडर या मिस्टेक हो सकती है, सो इसलिए ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। यूज़ इम्परमिएबल ट्रैपर्स अराउंड सर्जिकल साइट। इम्परमिएबल मतलब ऐसे ट्रैपर्स डालें जिसके पार कोई चीज़ ना जाए, मान लो गिर भी जाए तो क्यों उसके आसपास के एरिया में या उस जगह पे कोई चीज़ अंदर ना जाए, ठीक है। फिर मेंटेन नॉर्मल थर्मिया इन द पेशेंट, पेशेंट का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में अप्लाई स्क्राइब ड्रेसिंग इमीडिएटली आफ्टर वुंड क्लोजर। एजुकेट पेशेंट ऑन वुंड केयर एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन। मॉनिटर वुंड डेली, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एनी चेंजेस। कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स only if clinically indicated and conduct SSI surveillance at 30 to 90 days। कहने का मतलब है कि ड्रेसिंग उस ऑपरेशन में तुरंत होनी चाहिए, फिर पेशेंट को उस घाव के विषय में भी अगर होश में है तो जागरूक होने के साथ बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, और उस घाव का या उस जहाँ पे इंसिजन लगा है, जिस जगह सर्जरी हुई है, उसके विषय में प्रॉपरली चेकिंग और उसका एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, और अगर कोई चेंज है तो इन्फॉर्म करना। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स जब तक के लिए रिकमेंडेड है उसको लेना है, वो भी कंटिन्यूस चलना है। फिर एक्सरसाइज सर्विलेंस, मतलब इस तरीके का सर्विलेंस जरूरी है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या क्या स्थिति हुई, तो उस बेसिस पे अगर लॉन्ग टाइम कोर्स मैनेजमेंट है तो उसका रिस्पॉन्स वापस भी पता चलना चाहिए कि ये नहीं कर दिया और चले गए पता ही नहीं, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन प्रिकॉशंस, additional precautions beyond standard for specific infections, contact precautions, droplet precautions and airborne precautions। contact मतलब संपर्क में आने से वायरस से बीआरई, डेफिसेल्स, कमीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सिंगल रूम या कोहॉर्ट विद सेम ऑर्गेनिज्म, ग्लव्स एंड गाउन ऑन एंट्री टू रूम, डेडिकेटेड पेशेंट इक्विपमेंट, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन और मिनिमाइज पेशेंट मूवमेंट आउटसाइड। इनके कारण से ड्रॉपलेट में इन्फ्लुएंजा, मेनिंगोकॉकल डिजीज, मॉक्स एंड पर्ट्यूसिस। सिंगल रूम प्रिफर्ड, डोर में रिमेन ओपन, सर्जिकल मास्क विदिन 1 मीटर ऑफ पेशेंट, ग्लव्स, गाउन, आई प्रोटेक्शन एज अप्रोप्रिएट, पेशेंट टू वियर सर्जिकल मास्क इफ ट्रांसपोर्टेड एंड ड्रॉपलेट पार्टिकल्स मोर देन 5 माइक्रॉन्स डू नॉट ट्रैवल फॉर, लंबा नहीं इसके लिए जाना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो और लोगों को इससे अफेक्ट ना होने दें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल प्लेस हो। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में क्या रखना है, एग्जाम्पल्स अगर टीवी है, जैसे वारिसेला है, कोविड-19 है, निगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए, FFP2 एंड FFP3 रेस्पिरेटर, ऑल एंट्रिंग रूम होना चाहिए, डोर केप्ट क्लोज ऑल एट ऑल टाइम्स, पेशेंट टू वियर सर्जिकल मास्क एंड आउटसाइड रूम एंड 95 मास्क आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी किया होगा, जरूरी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डीकंटामिनेशन में OT एंड वॉर्ड क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स एंड डिसइंफेक्टेंट सिलेक्शन में OT क्लीनिंग शेड्यूल्स में between cases clean and disinfect all horizontal surfaces।
फ्लोर विद डिसइंफेक्टेंट, एंड ऑफ डे फुल थिएटर क्लीन इंक्लूडिंग वॉल्स, दीवारें भी पोंछी जाती है, डिसइंफेक्टेड ऑल इक्विपमेंट एंड ट्रॉलीज, चेक स्टॉक एंड रीस्टॉक सप्लाईज, एयर चेंज ब्लॉक रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट कौन से एजेंट्स हैं, प्राइमरी यूज है, लेवल है और स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीजें टाइमली यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी इन ओटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं जिसमें से ये LAF और HEPA, ये दो ही यूज होते हैं। स्टैंडर्ड ISO क्लास 5 एट पॉइंट ऑफ यूज एंड दिस इज मैंडेटरी इन ऑल OT सूट्स। HEPA मैक्सिमम सब जगह लगता है। प्रोवाइड्स अनडायरेक्शनल अल्ट्रा क्लीन एयर फ्लो over the cervical side at 0.3 to 0.5 millimeter per second, reduces airborne particles out, essential for orthopedic and cardiac surgery। ये laminar flow होता है, ये नोट कर लीजिए, नाम ऑर्थोपेडिक और कार्डियक सर्जरी के लिए मेंशन होता है। ठीक है, HEPA फिल्ट्रेशन जो होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, लिख लीजिए, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स remove more than 99.97% of particles more than 0.3 microns, prevent introduction of environmental fungal spores। fungal spores को भी prevent करता है। filters inspected and changed per manufacturer schedule, और जिस टाइप पे manufacturer schedule है उसको time to time change भी करना। air changes per hour, standard 20 ACH recommended for OT, minimum 15 to 20 ACH in standard OT, negative pressure rooms, एयरबोर्न आइसोलेशन को मिला के टाइम टू टाइम एयर चेंज भी करना। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, OT टेम्परेचर याद रखिएगा हमेशा 18 से 24 डिग्री नोट कर लीजिए, मेंटेन होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक स्टैंडर्डशिप है। व्हाट इज एंटीबायोटिक स्टैंडर्डशिप? AMS is a coordinated program to promote the appropriate use of antimicrobials by selecting the right drug, dose, duration, and route of administration. It aims to improve patient outcome, reduce adverse effects, and combat antimicrobial resistance. Obviously, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम जो एंटीबायोटिक चलाते हैं उसकी सही ड्रग कौन सी होनी चाहिए, उसकी डोज क्या होनी चाहिए, कितने समय तक देनी है और किस रूट से देनी है, ये सारी चीज़ें असेस करना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम ये चारों चीज़ें सही से असेस करें उसके हिसाब से हम पेशेंट को अगर मेडिकेशन देते हैं तो ये मान के चलिएगा कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, अब हम कहेंगे साहब आप गोली खा लो, टैबलेट से काम चल रहा है, ओरल ले लो, इंजेक्टेबल ना लगाना। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी सीवियर मामला है, जब सीवियर है तो ओरल से उतना रिस्पॉन्स कहाँ होगा, क्योंकि ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, कोई ड्रग जो ली जाती है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो जो साइट पे जहाँ पे रिसेप्टर पे वर्क करना होता है कितने परसेंटेज वहाँ पे पहुँची उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। तो जो ड्रग हम खा लेते हैं उसका उतना कंसंट्रेशन वहाँ नहीं पहुँचता है जितना इंजेक्टेबल फॉर्म का पहुँचता है। तो आप पेशेंट को इंजेक्टेबल में भी IV देना है या IM देना है, रूट अवेलेबल है कि नहीं है, फैसिलिटेशन क्या है, वो सारा असेसमेंट होता है। और जल्दी ठीक करने की अगर ज़रूरत है तो फिर उसमें IV एक्सेस ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजेबल है तो फिर IM कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तब फिर ओरल पे इज इट क्लियर। तो ये असेसमेंट भी जरूरी है। और डोज और क्या डोज होनी चाहिए, कोई डोज अगर मान लो किसी पेशेंट की किडनी प्रॉपर है, लीवर प्रॉपर है, हम डोज बढ़ा के भी दे सकते हैं, हिसाब से मैक्सिमम डोज तक फुल डोज तक जा सकते हैं। लेकिन जिस पेशेंट की किडनी हैम्पर है, लीवर हैम्पर है, तो हमें डोज वहाँ पे एडजस्ट करके देनी होगी, कम देनी होगी। जो दवा हम दिन भर में 3 बार दे सकते हैं उसको हमको 2 ही बार देना होगा या 1 ही बार दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन कितने दिन तक दे सकते हैं, फिर रूट क्या हो जाता है। तो ये सारा चीज़ एक तरीके से एंटीबायोटिक देने के लिए असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इट एम्स टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करता है, रिड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट को कम करता है, और कॉम्बैट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में आ गया और वो उसने एक तरीके से, कुछ तो होते हैं कि पहले से रेजिस्टेंट होते हैं, आपने वो ड्रग दी जिससे ड्रग से वो पहले से रेजिस्टेंट था, और एक ये है कि हम दे रहे हैं लेकिन उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये स्टेट क्रिएट हो जाता है। अब कम डोज में दे रहे हैं,
मान लीजिए किसी को ख़त्म करना है, कम करना है बैक्टीरिया को, तो जब उसको प्रॉपर डोज देंगे तभी तो वो ख़त्म होगा। कम डोज देंगे तो ठीक है, कुछ तो मरे लेकिन कुछ तो जिंदा रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप करते चले जाते हैं। तो फिर वो डोज जो चल रही है, वो जो ड्रग चल रही है, वो इफेक्टिव नहीं होती। फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि वो रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होना चाहिए। MRI is one of the 10 global public health threats in 2023 WHO. की एम्स इंटरवेंशन क्या है? Prospective audit and feedback, formulary registration and reauthorization, IV to oral switching programs, de-escalation with cultures available. तो इस तरीके से इस माध्यम से कि उसका ऑडिट और फीडबैक होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन फॉर्मुलरी और उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, फिर आईवी से ओरल स्विच करने के लिए। शुरुआत आईवी से होती है, पेशेंट अगर आईसीयू में है हॉस्पिटल में, और धीरे धीरे करके ओरल पे जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी एक तरीके से कोशिश करना चाहिए कि आईवी से ओरल की तरफ ले जाए। और डी-एस्केलेशन कल्चर सर्विस, अगर कोई चीज़ ऐसा है तो थोड़ा सा डी-एस्केलेट भी करके उस प्रोसेस को आप कर सकते हैं ताकि पेशेंट को बेटर रिस्पॉन्स और समय से मिल सके। सर्जिकल एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्सिस में देयर आर 4 राइट्स: राइट एंटीबायोटिक, राइट टाइमिंग, राइट डोज एंड राइट डोज। फॉलो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है HAI सर्विलांस ऑडिट एंड आउटब्रेक मैनेजमेंट में HAI सर्विलांस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव केस डिटेक्शन, ये जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका पहले से डिटेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनको कैलकुलेट इन्फेक्शन रेट क्या है हर डिवाइसेस में, रिपोर्ट मंथली करें इस तरीके के इन्फेक्शन कमेटी को, बेंचमार्क अगेंस्ट नेशनल और रीजनल डेटा। जो आपको डेटा चाहे आपके हॉस्पिटल के लेवल का हो या रीजनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उसका डेटा मिलना चाहिए। परसेंट डेटा टू क्लिनिकल टीम्स फॉर एक्शन, और वो अभी का जो डेटा है वो क्लिनिकल टीम को आगे के एक्शन लेने के लिए हेल्प करता है। एंड यूज सिस्टमाइज के डेफिनेशन CDC और ECDC को मिलने चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट में क्या है? हैंड हाइजीन कंप्लायंस ऑडिट, PPE यूसेज, एनवायरनमेंट क्लीनिंग, बंडल कंप्लायंस ऑडिट, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग ऑडिट, कोटिंग डिसिप्लिन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑडिट। बट ऑल थिंग्स आर, I can't say, this is just all the bookish things, nothing is going to be happening in a very very special balance at all. बट हाँ, होती है चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पे होती हैं, लेकिन एक यहाँ फिर भी अगर हम अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं, बेटर कंप्लायंस चाहते हैं, तो हमें सारे नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। अगर अथॉरिटीज़ को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बुक्स में चीज़ें मेंशन है या जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हैं उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। बट फिर भी देखा यह जाता है कि 100% एक्यूरेसी से चीज़ें नहीं होती। But it is up to us in which manner we are going to perform there. We have to fulfill our responsibilities as much as good as possible. Outbreak management में declare outbreak 2 linked cases of same organism, convene outbreak control team immediately, institute enhanced contact isolation precautions, screen contact and environment, implement deep clean and definite decontamination, and report to public health authority as required. एक्चुअली क्या होता है, जो भी कोई नई डिजीज अगर स्प्रेड कर रही है तो उसमें 2 लिंक केसेस अगर सेम ऑर्गेनिज्म से हैं तो उसको इमीडिएट बताना चाहिए, क्योंकि तो एक से हो रहा तो ठीक है, बट 2 एक ही जैसे हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो वो बहुत ही ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलाएंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहले असेस करेंगे तब करना, तब तक फैल जाएंगी और चीज़ें। सो इमीडिएट इन्फॉर्म करना, फिर कन्वीन आउटब्रेक कंट्रोल टीम इमीडिएटली, इसलिए तुरंत टीम को बताना है जो आपकी इस तरह इन्फेक्शन कंट्रोल या आउटब्रेक कंट्रोल टीम है। इंस्टीट्यूट एनहांस कॉन्टैक्ट एंड आइसोलेशन प्रिकॉशन, और इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनको यहाँ रखने की कोशिश करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट में ना आने दें और आइसोलेशन को बढ़ाएं। फिर स्क्रीन कॉन्टैक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, स्क्रीन समझते हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा जब कोविड हुआ था तो नॉर्मली जिनका जांच हो जाता था, मिल जाता था पॉजिटिव, वो तो आइसोलेट हो जाते थे या तो क्वारंटीन कर देते थे, लेकिन फिर भी और लोगों की जांच होती थी जो लोग उनके संपर्क में आए थे, दैट इज ठीक है। तो अब वो संपर्क में आए थे, वो पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए ये देखना जरूरी है। जो अगर हम मिस कर गए और उनके कॉन्टेक्ट में और लोग आते गए तो वो तो हुए भी और चेन बढ़ती चली गई, तो वो वाइड स्प्रेड होता चला जाएगा, उसको रोकने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा, इसलिए स्क्रीनिंग में है जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट डीप क्लीन एंड टर्मिनल कंटामिनेशन, तो
जो भी चीज़ें हैं उसको डीप क्लीन करें और टर्मिनल लेवल तक, मतलब आखिरी छोर तक उस चीज़ का डीकंटामिनेशन करना, इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए काम करना। फिर रिपोर्ट टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी उनको जैसा लेवल का वैसे इन्फॉर्म। एंड लास्ट इज समरी, सारे पॉइंट्स को मिला लें तो हैंड हाइजीन एट ऑल फाइव WHO moments in ways the single most effective infection prevention measures. Standard precautions apply to every patient regardless of diagnosis or infection status. Surgical asepsis, protozoning, ये आपके लिए सबसे काम है। सर्जिकल asepsis, protozoning and traffic control, ये स्पॉटिंग क्लासिफिकेशन गाइड्स, करेक्ट, ये नाम याद रखिएगा। स्पॉटिंग क्लासिफिकेशन जो आपको क्रिटिकल, मॉडरेट और लो वाला मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। देखिए आप जैसे क्रिटिकल, सेवी एंड, ठीक है। सो ऑलवेज बी केयरफुल। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, कांटेक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न। ये तीन तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से और एयरबोर्न से। और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट क्लीनिंग, आपको हॉस्पिटल में दो मेन यूज़ करने हैं, लैमिनर फ्लो, एयर फ्लो और हीट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। दो नाम याद रखिएगा। टुगेदर प्रोटेक्ट विद ओडी एंड एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप मैंने आपको बताई कि उसके डोज कैसे सेट करना है, शेड्यूल क्या होगा, रूट क्या होगा और कौन सी होगी, ये सारा चीज़ का आपको असेसमेंट करना है। सो अगर ये हम इसका पूरा सर्विलेंस सही से करते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक, मीजर्स एक्ट एंड कंटिन्यूअसली, मीजर करिए, एक्ट करिए और लगातार करिए, ये ध्यान रखें, तभी आप जा करके उन चीज़ों को मेंटेन करेंगे। फाइनली क्लोजिंग वर्ड्स आर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इज एवरी क्लिनिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी जितने भी क्लिनिशियंस हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हाल में वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें, ये ठीक है। थैंक यू।